हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी इलेक्टिव का सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। जी हाँ, जो स्टूडेंट 2021 में 1 जून को हिंदी का अपना बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको देखिएगा हिंदी 2 प्रकार की होती है, एक होती है हिंदी कोर, एक होती है हिंदी इलेक्टिव। जिन स्टूडेंटों के पास इंग्लिश कोर में होगी 12th क्लास में, उनके पास हिंदी इलेक्टिव होती है और ज़्यादातर स्टूडेंटों के पास हिंदी इलेक्टिव ही होती है, यानी कि हिंदी ऐच्छिक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपके बीच में लेकर आ चुका हूं, जो 1 जून 2021 को जो आपकी हिंदी की परीक्षा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा यहां पर आप देख सकते हो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 और 21 विषय हिंदी ऐच्छिक 002, ये जो हमारा जो है दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं टीचर्स को क्वेश्चन पेपर और विद सॉल्यूशन। तो मैं आपके समक्ष यही इसी के द्वारा वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर दे रखा है अधिकतम अंक आपको 80 मिलेंगे, ठीक है, और टाइम आपका 3 घंटे का होगा। तो कह रहे हैं कि इस पेपर में आपको 2 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक सेक्शन ए में आपको वस्तुपरक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, और सेक्शन बी में आपका वर्णन वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें विस्तार पूर्वक या विश्लेषण कीजिए वो बताना है। सेक्शन ए के अंदर आपको 6 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी शामिल हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। सेक्शन बी के अंदर कुल 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ प्रश्न वैकल्पिक भी शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सेक्शन ए में सबसे पहले तो सभी को पता है कि आपका क्या आता है, अपठित गद्यांश आता है। ठीक है, अपठित गद्यांश को जब आप पढ़ोगे तो देखिएगा ये अपठित गद्यांश का जो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर 10 नंबर का है। तो अपठित गद्यांश आएगा, तो देख सकते हो यहां पर आप, ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, आप इसे खुद पढ़ लेना। ठीक है, अब मान के चलिए हम इतना इतना पढ़ते जा रहे हैं इसे। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन के और आंसर तो बनना तो पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। तो ये मानिएगा आपका जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे अब की बार क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब और पहलों के मुकाबले अब की बार सबसे ज्यादा एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू ही है हमारा, देख सकते हो अपठित गद्यांश। आपने पूरा पैराग्राफ को पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाते हैं, कुछ आपको अपनी क्षमता के आधार पर लिखने होते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता कितनी है, मतलब कि आपको कितना पता है उसे पढ़ने के बाद आपके पास बेसिक नॉलेज कितनी है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि 13वीं सदी तक किस क्षेत्र में उथल पुथल मच चुकी थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए धर्म में आपकी उथल पुथल मच चुकी थी। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है समाज में निष्क्रियता के भाव किसके प्रभाव से फैल रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, जो है सही ऑप्शन जो है वो मायावाद के प्रभाव से फैल रहे हैं, वो सही होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप समाज में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सारे हैं, अंधविश्वास को भी चोट मिली है और सामाजिक मूल्यों की स्थापना हुई है और लोक विमुख भावों का भी विरोध हुआ है। तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रेमश्री धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो सभी को पता है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी जी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपका, भक्ति काल को हिंदी काव्य का श्रवण युग कहने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको पता होना चाहिए, भय आडंबर और रूढ़ियों के और अंधविश्वासों पर तीव्र कुठारघात करा है। मतलब कि ऐसे व्यक्तियों ने, जब आप पढ़ते हो मतलब कि कवियों को, जिसमें आपका देखते हो भय आडंबर रूढ़ियों और अंधविश्वासों का तो तीव्र जो हमारा घात लगाते हैं, वो उसमें कबीर दास हैं हमारे, तो बहुत सारे हैं ऐसे व्यक्ति। तो देखिएगा आपका चौथे के बाद हमने 5वां जाना, 5वें के बाद छठा जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से भक्ति काल का कौन सा नाम सही, कौन सा नाम नहीं कहा गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा श्रवण काल, श्रवण युग, लोक जागरण, संस्कृति काल, इसका सही उत्तर जो है वो संस्कृति काल है। ठीक है, और हमारा 7वां क्वेश्चन है फिर, किसके अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए, जॉर्ज। देखिएगा वीडियो अंत तक देखते रहिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, सेकंड पार्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अदर काफ़ी बच्चे फिर बाद में परेशान होते हैं, वीडियो लंबी रहेगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। चाहे वीडियो की स्पीड बढ़ा लो आप, अगर आपको लॉन्ग वीडियो लग रही है आपका कल्याण भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां जो क्वेश्चन है, किसके द्वारा भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको देखिएगा पता होना चाहिए 7वां जो पंडित वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हमारे, इसका चौथा ऑप्शन दे भी रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि अलवार बंधु
भारत के किस क्षेत्र में संबंध रखते थे, ठीक है, आलवार। तो देखिएगा आपको पता भी होना चाहिए इसका भी, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है हमारा दक्षिण भारत, ठीक है, तो साउथ इंडिया की तरफ से थे ये। और आपका 9वां क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव का कारण बनी। तो नाथ सिद्धों की साधना या अवतार लीला की अवधारणा या जातिगत कठोरता या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है चारों आएंगे, ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों इसके तीनों ही आते हैं। ओके, तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा भक्ति आंदोलन से संबंध नहीं रखती, ठीक है, तो नहीं है तो वो आपको बताना है। तो शिव भक्ति धारा, ठीक है, शिव भक्ति धारा इसका सही उत्तर है, क्योंकि राम भक्ति धारा संबंध रखती है, कृष्ण भक्ति भी और प्रेमाश्रय भी, ठीक है, तो शिव भक्ति धारा गलत है। तो देखिएगा इसी तरह से अगर मान लीजिएगा ऊपर वाला क्वेश्चन जो है अपठित गद्यांश का आपको कठिन लग रहा है, तो इसमें अथवा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाह रहे तो नीचे वाला कर लीजिएगा, जो भी आपको पैराग्राफ अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो इसी तरह से आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दोनों मतलब कि आपको दो दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगा। आई होप कि आपने पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लिया होगा, ठीक है, वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिए, ठीक है जी। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं इसके अथवा में अपठित गद्यांश का। तो इसी तरह से ही है, क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं। तो क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चिंतनीय स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि आधुनिक तकनीकी का अत्यधिक उपयोग करने के कारण, हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है, विज्ञान एवं तकनीकी का दुरुपयोग के कारण, ये भी ठीक है, और मरणास्त्रों का विशाल भंडार तैयार करने के कारण, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है जो। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है इसका, प्रयुक्त सभी, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, मारण अस्त्रों का, यानी कि मारणास्त्र का मतलब होता है जो ऐसे हथियार जो व्यक्ति को मारने लायक रखते हों, ठीक है, जिसमें परमाणु बम है या कोई भी हथियार हो सकता है वो, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं मारणास्त्रों। तो मारणास्त्रों का भंडार दिन प्रतिदिन विशाल क्यों होता जा रहा है, तो आपको बताना है। तो देखिएगा इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अपने बढ़ते उत्पादन की खापने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा इसका सही आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आपसी प्रतिद्वंदिता तेज हुई है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण भी बढ़ा है, वो मेरा एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। चौथा आपका क्वेश्चन है इसमें, कैसे लोग मानव जाति के भविष्य के विषय में परेशान नहीं है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम से संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग परेशान नहीं हैं मानव जाति के भविष्य के लिए। ओके, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं देखिएगा चौथे क्वेश्चन का सेटिस्फेक्शन आपको कर दूं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसमें जो आपका सही उत्तर आएगा वो आपका सेकंड, अभी प्लीज़ वेट, तो हाँ देखिएगा सेकंड ही आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्लेरिफाई कर रहा था दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें ना हमारा पेज आगे पीछे हो रहा है, तो वो आंसर जो हैं इस तरह से लग रहे हैं कि यार ऑप्शन इसका फर्स्ट है या सेकंड है, ठीक है, तो चौथे का हमारा सही उत्तर है सेकंड ही है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, किस श्रेणी के लोग उसके संसार के भावी विनाश को लेकर आशंकित थे। जो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इसका सही उत्तर जो लगेगा इसी पैराग्राफ में से मिल जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो है वो है संवेदनशील लोग, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सिक्स क्वेश्चन है आपका, जो देश अत्यधिक उत्पादन कार्य में संलग्न है उन्हें कहा जाता है। देखिएगा संलग्न जो शब्द है वो यूज होता है आपका शामिल के लिए, अटैचमेंट के लिए, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि विकसित। तो अभिव्यक्ति माध्यम से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हमारी, उस पर 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना, मुझे याद आ गया इसलिए बता दिया बीच में। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, मतलब इसमें आप हमने कौन सा पढ़ लिया, 5 बार, ठीक है। और छठा क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जो देश अत्यधिक उत्पादन कार्य में संलग्न है उन्हें कहा जाता है तो विकसित, अविकसित या विकासोन्मुख या उत्पादक राष्ट्र, ठीक है, तो विकसित कहा जाता है जी जो उत्पादन कार्य में संलग्न है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेकंड को आपका अगला जो क्वेश्चन है, मतलब कि आपका 7वां, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है बढ़ते, ठीक है, ये बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते साधन ने मनुष्य को निम्नलिखित में से क्या बनाने में विशेष भूमिका निभाई है। तो वो आपको बताना है, निश्चिंत बना दिया है व्यक्ति को, ठीक है, तो बढ़ते साधनों ने।
तो इसका चौथा ऑप्शन दे रखा है निश्चिंत, वो बिल्कुल सही है। 8वां क्वेश्चन है विकास वाहक उपकरणों ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? प्रदूषण को बढ़ाया, मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न किया, विकास के नाम पर उत्पादन की अंधी दौड़ शुरू करी, या लोगों को स्वार्थ रहित कर दिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका चौथा ही होना चाहिए, ठीक है, यानी कि चौथा ही इसका करेक्ट आंसर है, लोगों को स्वार्थ रहित कर दिया। तो दीर्घजीवी में कौन सा समास है? तो देखिएगा सभी को पता होना चाहिए, इसमें ये कर्मधारय है, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय। ओके यार, देखिए समास जरूर पढ़ लेना, ये 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, 9th 10th में, क्योंकि 12th में ना ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है पैसेज के अंदर, बात वो है। तो 10वां क्वेश्चन है आपका उपयुक्त पद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? महाविनाश की ओर, मानव या बढ़ता प्रदूषण, प्रकृति का दोहन, या आपका विकसित बनाम विकासोन्मुख। तो इसका सही जो हमारा ऑप्शन है वो इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन ही है कि महाविनाश की ओर अग्रसर मानव, ठीक है, जो इसका सही उत्तर है, ठीक है, मतलब कि आपके इसके लिए शीर्षक के लिए। तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो सेकंड देखिएगा यहाँ पर ना वो आ गया था उपयुक्त पद्यांश, जो इसमें गलत टाइप करा है वो पद्यांश के स्थान पे गद्यांश आएगा, ठीक है दोस्तों। पेपर फाइनल में दिक्कत नहीं होगी, वो टाइपिंग में हो जाता है सरकारी व्यक्तियों से। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, और आपको पहले पढ़ लो, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में मतलब कि दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, दो में से कोई एक करना है, तो पद्यांश है उसी तरह से आपको आंसर देने जिस तरह से आपने गद्यांश में दिए थे। तो पद्यांश जो है कविता टाइप के फॉर्मेट में होगा और इसका अर्थ निकालना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या यार, मतलब ये है कि आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक जानकारी हो ही जाएगी, तो आप इसे मतलब कि रीड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हमने रीड कर लिया मान के चलिए, और हम जो है निम्नलिखित प्रश्नों के अब उत्तर देते हैं। इसमें विकल्प दे रखे हैं उसी तरह से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का तो हम करने जा रहे हैं, कवि ने किस पथ की पहचान करने को कहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो फर्स्ट ही है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाले यात्री को कहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि इस पथ की निशानियां कैसी हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आप कह रहे होगे कि सर इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं इनके आंसर। बात यह है कि मैंने ना इनके पहले से ही आंसर ढूंढ के रख रखे हैं आपके समक्ष, और मैं उसमें से आपको तुरंत देख के बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन आप वीडियो को मतलब कि रोक के आगे पीछे करके देख लेना, क्या दिक्कत है अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है तो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इस पथ की निशानियां कैसी हैं। तो निशानियां मौन है, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इस राह पर चलते हुए यात्रा को सरल बनाने का तरीका क्या है। तो पहले अच्छी तरह पूछताछ करना, या दूसरों की मदद लेना, दूसरे द्वारा अपनाए मार्ग पर का अनुसरण करना, या आपका चौथा ऑप्शन स्वयं की समझ से सोच विचार करके कदम बढ़ाना। तो भाई सबको पता है कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए कि स्वयं की समझ के अनुसार ही हमें सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इतनी आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा वो बात नहीं है इसमें पद्यांश में, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू आ गए हैं भाई सबसे बड़ी, पहले तो लिखना पड़ता था कि इसकी व्याख्या करो, ठीक है, काव्यांश की, तो वो एक अलग चीज थी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए इसमें कौन सा अलंकार है। विरोधाभास में मानवीकरण दोनों है, क्योंकि इसमें मानवीकरण भी है और विरोधाभास भी है, ठीक है। तो अलंकार ये आपके उपसर्ग प्रत्यय अलंकार समास ये आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। 12th में एग्जाम के टाइम जब देने जा रहे हो तो इसे लिख लेना या तो सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है। पर्यटन, परिश्रम, सौंदर्य, सत्य। तो इसका सही उत्तर जो है वो हमारा सौंदर्य होगा। आपका छठा क्वेश्चन है, कवि ने किस बात के लिए मना किया है। तो अच्छाई बुराई के विषय में सोचना, या सोच विचार में अत्यधिक समय व्यर्थ करना, या असंभव मार्ग को छोड़ने से, या अपनी आयु के अनुरूप यत्न करने से। तो इसका सही उत्तर जो है वो हमारा है सेकंड, सोच विचार में अत्यधिक समय व्यर्थ करने से कहीं ना कहीं कवि ने इस बात के लिए मना करा है। यानी कि बात यार यही है कि आज करो सो अब अभी करो, तो वो वाली बात है कि आपको जो है तुरंत एक्शन दे देना चाहिए, सोच विचार करना तो एक बहुत गलत बात है। बटोही का अर्थ क्या है। अब देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसी और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अब आपको लेटेस्ट वीडियो ऐसी मिल जाएंगी हिंदी से रिलेटेड हमारे चैनल पे। अब आप सोचोगे कि करूँ ना करूँ, यार ऐसी चीज़ों के लिए सोचना नहीं चाहिए दोस्त, आप कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो बटोही का अर्थ क्या है। तो 8वां क्वेश्चन है, बटोही का क्या अर्थ है। वो 8वां नहीं 7वां सॉरी। तो बटोही का अर्थ दोस्तों यात्री है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 8वां क्वेश्चन है आपका कि ऊपर दिए गए कुछ लोग इस पर छोड़े पैर की निशानी पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैर की निशानी से क्या भाव व्यंजित होता है, ठीक है। तो वो कथन जब आप ऊपर पढ़ोगे काव्यांश का तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, पद को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि कुछ लोगों ने स्मरणीय
व अनुकरणीय कर्म किए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिएगा हमने दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया और इसमें अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला कठिन लग रहा है तो नीचे वाला कर सकते हो। तो इसके मतलब कि पूरे काव्यांश को आप पढ़िएगा पद को, तो मान के चलिए कि हम आपको पढ़ने के लिए मोहलत दे रहे हैं, आप इसे ऊपर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, या वीडियो आगे पीछे करके। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इसका क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो कवि ने किससे सिंहासन खाली करने को कहा है? आम लोगों को, अंग्रेजों को, पूंजीपतियों से और जनता के प्रतिनिधियों से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो वो है अंग्रेजों से। ठीक है, और मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है, इस पंक्ति का भाव क्या है? तो इसका भाव ये है कि थर्ड है कि जनतंत्र आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, गुलामी की अवस्था में जनता कैसी दशा रहती है? तो बहुत अच्छा मतलब कि टॉपिक है ये, अगर आप मतलब कि पूरे काव्यांश को पढ़ोगे बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है वो सभी जुल्म सहती हैं और सभी बात नहीं कह पाती हैं और शोषण का शिकार होती हैं, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तो घर घर नाद का प्रियवाची छांटो, तो इसका सही जो उत्तर है वो आपका चौथा क्वेश्चन का यानी कि कर्कश ध्वनि है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जब जनता क्रोध में आती है तो क्या होता है? सत्ता पलट जाती है, या मैं यूं कहूँ धरती हिल जाती है, तूफान आ जाता है, या कथन ए और वे दोनों सही हैं, या कथन वे फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हमारा मतलब कि थर्ड तो नहीं होना चाहिए, अभी देखिएगा 5वां। तो देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा थर्ड है कि इसके दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, तो जिसमें थर्ड ऑप्शन में लिखा है कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन जो है हमारा वो है भुक्टी का अर्थ क्या है? भुकुटी का अर्थ क्या है? तो इसमें भूल, कुटिल और मोहें और प्रत्यांचा और बाहें, इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा वोहें। ठीक है, बोहें जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, 7वें के बाद 8वां हमारा जो है, नहीं 7वां ही है। तो मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मैं कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है जी। और 8वां क्वेश्चन जो है, लेकिन होते भुडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भुकुटी चढ़ाती है, में कौन सा काव्य गुण व रस है? दोस्तों इस पद्यांश का अपनी पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा योगदान है। जब इंदिरा गांधी के काल में आपने पढ़ा होगा अगर काव्यांश को, इस पद को, तो इंदिरा गांधी काल में जब इमरजेंसी लगाई जाती है, जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति, ठीक है, तो वो मतलब कि आंदोलन का रूप लेते हैं, उनके साथ काफ़ी कवि भी रहते हैं और वो जब कहते भी हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में तो वो है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ध्यान होगा। तो 8वां क्वेश्चन है कि लेकिन होता भूडोल ववंडर उठता है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर है वो प्रसाद व करुणा या मुद्रुय व शांत या आज व ओज व वीर और या ओज व रौद्र। ठीक है, इसका सही उत्तर है वो है हमारा ओज व रौद्र। ठीक है, यानी कि 5th जो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओज व रौद्र। तो ये था हमारा मतलब कि दूसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए 2 तक, और इसमें आपका गद्यांश और पद्यांश के अथवा वाले दोनों भी। तो 3rd क्वेश्चन है आपका कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से, जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम क्लास 12th में किताब लगी हुई है, तीसरी किताब अंतरा और अंतराल से अलावा। तो अगर उस किताब के बारे में 1.5 घंटे का लगभग लेक्चर है, अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, और हाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आपको किसी सब्जेक्ट का खरीदना है घर बैठ के ही, कि यार ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं सारी और वहाँ पे लेने जाओगे तो हो सकता है ना मिले अपडेटेड, तो 2021 का आपको अगर कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादातर सभी को सैम्पल क्वेश्चन पेपरों का मिल जाएगा, आप खरीद लेना। ठीक है, अगर आपको खरीदने का इंटरेस्ट हो, रेट वगैरह आपको ठीक मिल जाएंगे उस पर। तो देखिएगा आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से है, तो इसमें हमारा है वही ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं। ठीक है, और सबसे उचित विकल्प को चयन करना है, तो सभी क्वेश्चनों के हमें जवाब देने। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? तो देखिएगा इससे क्वेश्चन आना जरूरी है। अगर आपने सिलेबस की मेरी वीडियो ना देखी हो तो देख लेना, उसमें मैंने साफ साफ कह रखा है और सिलेबस में भी बता रखा है उल्टा पिरामिड शैली से क्वेश्चन आना ही आना है। तो उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें इंट्रो हो, पहले फिर बॉडी हो, फिर समापन हो। ठीक है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं।
यानी कि पिरामिड जो है उल्टा बना हुआ होता है, उस तरह से आप समझाते हो जब उसे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, ठीक है, पहला दौर दूसरा दौर, तो दूसरा दौर चल रहा है, सभी को पता है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय होता है, तो सभी को पता होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिज्ञासा का भाव, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है आपका भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है और कहां से प्रकाशित हुआ, तो पंजाब केसरी, अमृतसर से, बंगाल गजट और कोलकाता से, या नंबर टाइम्स दिल्ली से बिल्कुल गलत, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है बंगाल गजट कोलकाता से बिल्कुल सही है, सभी को पता होना चाहिए, हिंदी की किताब में आप बहुत बार पढ़ते होगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपका वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट एट, किसी विभाग में कामकाज पर नजर रखना और घोटाले पर या गड़बड़ी का पर्दाफाश करने की पत्रकारिता, जैसे कि इसके शब्द से ही लिखा हुआ वॉच डॉग, यानी कुत्ते की जैसी नजर, ठीक है। तो चौथा आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बात कर लें कि यार ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा ऊपर वाला तीसरा कितने नंबर का था, तो 5 नंबर का था, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे इसमें आपके, 5 नंबर का था। और चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपका मतलब कि 5वें से पहले मैं आपको बता दूं, ये हम भूल गए कि आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन था मतलब कि दूसरा, ये कितने नंबर का था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का है, ठीक है। जो हमारा पद्यांश का सेकंड क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है। 8 क्वेश्चन है इसमें, एक नंबर के, ओके, क्योंकि 8 क्वेश्चन ही है ना टोटल, हाँ। तो देखिएगा ये इस क्वेश्चन पे थे हम, अगला ये वाला पार्ट आ गया। तो देखिएगा ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, आपका जो अंतरा वाली किताब है उसमें से आपका दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने हैं जिसको, तो आपने अगर कविताएं काव्य खंड पढ़ा होगा तो उसमें से एक कविता ली गई है, तो आपको पता होना चाहिए अंतरा किताब 2 भागों में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड में जो हमारे 2 चैप्टर आपके हट ही पड़े हैं वो आपने सिलेबस में देखे होंगे, उनके अलावा ये वहाँ से लिया गया और 30% सिलेबस भी डिलीट हो गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना सिलेबस की जरूर। तो चौथा उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको सिलेबस का, हो सके तो, अगर ना मिले तो कमेंट कर देना। तो चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लो जी, ठीक है। तो अगहन देवस घटा निसी बाड़ी, तो देखिएगा जब इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हो ना तो थोड़ा टीचर को हिंट के रूप में ऐसे जरूर लिख दिया करो, अघन देवस घटी नसी बाड़ी, और मतलब ये 4 शब्द ले लिए स्टार्टिंग के और 4 शब्द ले लिए एंडिंग के। ये करना जब ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब अथवा में क्वेश्चन हो, क्योंकि टीचर को कंफ्यूज हो जाएगी कि अथवा नीचे वाला क्वेश्चन करा है ऊपर वाला, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ठीक है। वो क्योंकि उसमें नंबरिंग थोड़ी है, वो तो इस तरह से ही है। तो चलिए इसका जो मतलब कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है यानी कि इसका चौथे क्वेश्चन का, तो वो कौन सा है वो चलिए देखते हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने, फॉर्मेट आपका वही है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उपयुक्त काव्यांश कहाँ से लिया गया है आपको पता होना चाहिए, नागमती वियोग खंड बारामासा से लिया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जरे विरह ज्यों दीपक बाती और में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही जवाब जो है वो बताइए कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, यह काव्यांश किस छंद में रचित है, ये दोहा चौपाई है, ठीक है। दोहा चौपाई ऑप्शन है इसमें, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है दोहा चौपाई, ठीक है। मुक्त छंद बिल्कुल गलत। तो चौथा क्वेश्चन है इसका, नागमती विरह की अग्नि में जलकर क्यों बनती जा रही है, तो इसका सही उत्तर बताइए, राख धुआं बाती और उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर जो है वो राख है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, नागमती के पति का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर जो है रतन सेन, आपको पता होना चाहिए, आपने कहानी देखी होगी इसकी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी। तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन है आपका ये, एक नंबर के। तो ये गद्यांश से आया है आपके किताब से, पाठ्य पुस्तक अंतरा से, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको जरूर पता होगा। ये लोग आधुनिक भारत शरणार्थी हैं, ठीक है, से लेकर आपका नष्ट हो जाते हैं तक आपने पढ़ लिया। और चलिए हम इसके सवालों के जवाब देते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ पर अवतरित है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन दे रखा है सबसे शानदार है, तो इसमें जो ऑप्शन है इसका सेकंड ऑप्शन, जहां कोई वापसी नहीं वाला अध्याय से अवतरित है। सेकंड क्वेश्चन आपका, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन है, तो जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसका बिल्कुल सही है कि औद्योगिकरण के कारण अपने मूल निवास से विस्थापित लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका, लेखक किस संस्था की ओर विस्थापन की समस्याओं को देखने समझने जाता है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा लोकायन, ठीक है। और जो हमारा लोकायन मतलब इसका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है।
हमारा चौथा क्वेश्चन है, लेखक कहाँ की यात्रा पर गया था? तो आपको पता होना चाहिए, जब इसे पढ़ोगे तो बिल्कुल उसमें साफ साफ लिख रखा है, तो संगरौली क्षेत्र की, ठीक है, संगरौली क्षेत्र की यात्रा। पांचवा क्वेश्चन है, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा वो आपने जरूर पता होना चाहिए कि इस पाठ के लेखक का जो नाम है वो निर्मल वर्मा है, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि अंतराल से लिया गया है, जो पतली सी पुस्तक आपकी, और ये आपके क्वेश्चन जो हैं कितने नंबर के हैं? 7 नंबर के हैं, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जगधर के मन में कौन सा भाव जगा? तो ईर्ष्या का, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका ईर्ष्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है, सुहागी रात भर कहाँ छिपी रही? तो इसका सही उत्तर जो है मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिस्कोहर किसका गांव है? आपको पता होना चाहिए, लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी का गांव है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग कैसा लगता था? तो सबको पता होना चाहिए, जब आप यार इस चैप्टर को पढ़ोगे, बहुत शानदार है। तो विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग कैसा लगता था? ठीक है, तो हल्दी मिलाकर बनाई पूड़ी के रंग जैसा, ठीक है, हल्दी मिलाकर बनाई पूड़ी के रंग जैसा लगता था, ठीक है। तो रूप सिंह कितने वर्ष बाद अपने गांव लौट रहा था? तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, जब आप पढ़ो मतलब कि इसे पढ़ोगे, चढ़ाई आधारित है। तो रूप सिंह कितने वर्ष बाद अपने गांव लौट रहा था? तो 11 वर्ष बाद, आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए इसका। सूरदास किस में विश्वास रखता था? ठीक है, सूरदास जो है क्षमा करने में, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है आपका 7वां, मलबा में पहले किसे पानी गिरता था? ठीक है, मालवा में पहले किसे पानी गिरता था? तो किसे नहीं है, वो कैसे है। तो मैं कह रहा यार वो ऑप्शन तो गलत है। तो मालवा में पहले कैसे पानी गिरता था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कि आपका बहुत अधिक गिरता था, कम गिरता था, बिल्कुल नहीं, थोड़ा। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यार, वो कहते हैं कि मालवा में बहुत ही ज़्यादा पानी गिरता था, बहुत अधिक इसका सही ऑप्शन है। तो सेक्शन बी की तरफ आ चुके हैं। अब तक हम आपके एमसीक्यू क्वेश्चनों पर डिबेट कर रहे थे, यानी कि एमसीक्यू थे मल्टी चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले। अब आपके 4 ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सेक्शन बी की तरफ रुख करेंगे। कार्यालय और हिंदी रचनात्मक लेखन से आधारित आपके प्रश्न है सभी अब, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में आपको रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख ये होता क्या, बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता, तो बता दूं। रचनात्मक लेख का मतलब है आपका, इसमें आपका क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं इसे इंग्लिश में। मतलब कि जैसे इंग्लिश में आप बड़ी जल्दी आपने कैप्चर कर लिया होगा इसे। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब है कि किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल टाइप आपको लिखना है, तो आपको अपनी भाषा शैली का ध्यान में अच्छी रखना है। आपकी राइटिंग कैसी है वो भी इसमें देखा जाएगा, थोड़ा सा नजर मारा जाता है, ठीक है। और आपका सबसे बढ़िया कौन सी भाषा यूज कर, मुहावरेदार आपकी भाषा है या नहीं है, तो बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं कि रचनात्मक लेख में आपकी सारी चीज, भाषा शैली से लेकर आपका कौन कौन सा इसमें आपने अलंकार का यूज करा है, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे अलंकार वगैरह तो इसमें नहीं यूज होने के इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें दे रखा है कि ऊँट के मुंह में जीरे पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। और देखिए क्रिएटिव राइटिंग दोस्तों एक ऐसा पार्ट आता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो क्रिएटिव राइटिंग के उससे आप, इसे बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो इसमें नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको वो सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। अगर आप स्कूल की तरफ से खेलते हो, क्रिएटिव राइटिंग में पार्टिसिपेशन करते हो इस एक्टिविटी में, तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिना मतलब कि रिजल्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आ जाता है ये क्रिएटिव राइटिंग। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप उसमें पार्टिसिपेशन करिए, मेरिट बनेगी आपकी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, तो आपका अच्छा एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे आपने पार्टिसिपेशन करा हो वो अलग बात है, मैं ऐसे ही बता रहा था एक जानकारी के लिए। तो 7वां क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दे रखा है कोरोना का वैश्विक प्रभाव, ठीक है। तो इसका आप बिल्कुल एकदम सही जो हमारा है करने लायक ठीक आपके लिए, वो कोरोना का वैश्विक प्रभाव ठीक है। अगर पेपर में आ जाता है तो आप इसे कर लेना। करत करत अभ्यास के जन्मित होत सुजान, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको मैं बता दूं किस तरह से करना है। तो इसमें भूमिका का 1 नंबर मिलेगा, बस विषय वस्तु जो इसका कंटेंट है, जब आप लिखोगे सामग्री तो इसके 3 नंबर मिलेंगे, और भाषा का आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल आपका 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, मतलब 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपका प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने पर उनका प्रयोग हो रहा है, इसी विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने क्षेत्र के पर्यावरण निदेशालय के संयुक्त सचिव को सुझावात्मक पत्र लिखिए। तो ये पत्र वाला जो है औपचारिक पत्र है, आपको पता होना चाहिए, कार्यालय, ठीक है। तो इस पर आपको पत्र लिखना है और पत्र लेखन जो है आपको पता होना चाहिए।
बहुत सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको वो बता दूं क्या क्या है। तो आपको देखिएगा कि स्टार्टिंग का और एंडिंग का, कि आपने पत्र की स्टार्टिंग कैसे करी और एंडिंग कैसे करी, इसका 1 नंबर मिलेगा। विषय वस्तु जो बीच का आपने कंटेंट लिखा है इसके 3 नंबर, और आपने किस भाषा का यूज करा है, कैसी भाषा है आपके लिखने की पत्र में, तो उसका 1 नंबर, ठीक है। तो टोटल आपको 5 नंबर का लेटर आएगा। महिलाओं के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है लेटर में, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को अभद्र व्यवहार पर चिंता जताते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को संपादक, राइट टू एडिटर है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं संपादक को रोकथाम के उपाय के साथ पत्र लिखे। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन के मुकाबले सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो इसमें आर्टिकल वगैरह छाप सकते हो कि कौन कौन से अनुच्छेद में जिक्र है कि अपराध को रोकने के लिए। बहुत सारी आईपीसी की धाराएँ हैं, इसमें आप शुमार कर सकते हो। तो आपका अगला क्वेश्चन है नोवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में देने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आपके जो हैं ये सब जो क्वेश्चन है अभिव्यक्ति माध्यम वाली पुस्तक जो है उससे आए हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चनों के जवाब हिंट के रूप में दूंगा, ठीक है। और फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है कि समाचार पत्र की खूबियों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए देश विदेश की जानकारी होती है, ठीक है। और मनोरंजन का साधन है, खेल के अलग अलग पहचान देगा, ठीक है। खेल को अलग पहचान मिलती है इससे, बच्चों के लिए उपयोगी है और विज्ञापन के जरिए वस्तुओं की जानकारी मिलती है और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। इतना आप लिख सकते हो। कहानी में कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो कहानी के किन्हीं 2 तत्व आप बता देना। मैं आपको जो है 5-6 तत्व बता रहा हूँ, यहाँ पर 6 तत्व बता रहा हूँ मैं कहानी के, ठीक है। आपको केवल 2 तत्व बताने। तो कहानी के 6 तत्व मैं आपको बता दूँ। कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, तीसरा वातावरण, संवाद या कथन, और 5वां है आपका भाषा शैली, और 6ठा उद्देश्य है। तो 6 बताएं, 6 में से कोई 2 कर लेना, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपका फीचर किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो फीचर लेखन का मुख्य कार्य पात्रों के द्वारा घटना का प्रस्तुतिकरण है और इसकी शैली आकर्षक होनी चाहिए ताकि एक पाठक इस कला का तन्मयता और एकाग्रता के साथ रुचि लेकर पढ़ सके। फीचर लेखन क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ सूचना और ज्ञान भी देता है, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन है पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं। पत्रकारिता में भाषा में बीट जानकारी व दिलचस्पी के अनुसार कार्य विभाजन को कहते हैं। विभिन्न विषयों से जुड़ा समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान का ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लोगे। 10वें क्वेश्चन की तरफ रुख करें। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है 40 से 50 शब्दों में। तो चलिए हम चलते हैं, और ये भी आपका उसी से है, अभिव्यक्ति माध्यम से। तो क्वेश्चन है आपका पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में कोई 3 अंतर बताइए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 3 अंतर। तो देखिएगा, पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से होता है, जबकि सृजनात्मक लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। सेकंड आप पॉइंट लिख सकते हो कि पत्रकारीय लेखन पाठकों की तात्कालिक रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि सृजनात्मक लेखन में लेखक को विचार और भाव जगत में विचरण करने की छूट होती है, ठीक है। और थर्ड को इसमें आप लिख सकते हो पॉइंट कि सृजनात्मक लेखन में काव्यात्मक और अलंकारिक भाषा शैली अपनाई जाती है, जबकि पत्रकारीय लेखन में हमेशा सरल सहज आम बोलचाल भाषा शैली अपनाई जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आप लिख सकते हो अगला जो अगला जो क्वेश्चन आया है तो अथवा में, तो ये जो क्वेश्चन है, एक अच्छे और रोचक फीचर की कोई 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, तो इसमें मैं आपको बता दूं एक अच्छे रोचक फीचर की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है आपको। तो देखिएगा, फीचर का प्रारंभ आकर्षक व उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए, ठीक है। फोटो रेखांकन और ग्राफिक्स भी शामिल किए जाने चाहिए। भाषा और शैली में प्रवाह और गति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा पॉइंटों को। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, पत्रकारीय विशेषज्ञता से क्या तात्पर्य है। देखिएगा दोस्तों, ये किताब आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम उस दौरान काम आएगी जब आप मीडिया डिपार्टमेंट में जाओगे। 12वीं के बाद यदि आप मतलब कि बैचलर इन जर्नलिज्म करना चाहते हो, हिंदी माध्यम में पत्रकारिता यानी कि एंकर वगैरह जो टीवी पे आते हैं, तो उसके लिए किताब ही आपको पहुंचा सकती है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने पढ़ ली ये किताब तो बहुत अच्छी तरह से आप कर लोगे। 5 साल का भी कोर्स होता है पत्रकारिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और 3 साल का भी। तो पत्रकारीय विशेषज्ञता से क्या तात्पर्य है, तो मैं आपको बताता हूँ। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने पर किसी विषय की जानकारी और अनुभव के आधार पर समझ को उस सीमा तक विकसित करना कि उन विषय की सटीक जानकारी दी जा सके तथा विश्लेषण किया जा सके, ठीक है।
लेख और रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो देखिएगा, लेख में लेखक के विचार, अथवा में क्वेश्चन है ना ये, लेख और रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो देखिएगा, लेख में लेखक के विचारों की प्रमुखता दी जाती है, उसमें विषय से जुड़े हुए तथ्यों और सूचनाओं के अतिरिक्त पृष्ठभूमि की सामग्री भी दी जाती है, जबकि विशेष रिपोर्ट में गहरी छानबीन और विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर उसके नतीजे प्रभाव के कारण स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित अगले क्वेश्चन है आपके सभी। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं 50 से 60 शब्दों में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, वृक्षों से पत्तियों तथा वनों से ढांकें किस माह में गिरते हैं, इससे ब्रह्मणी यानी कि नागमती का क्या संबंध है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका सही जो क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंटों में आप शुमार कर सकते हो आंसर को बहुत शानदार तरीके से। तो फाल्गुन मास में, ठीक है, फाल्गुन मास में, और सेकंड पॉइंट में हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऋतु परिवर्तन और प्रकृति में परिवर्तन का ग्रहणी से गहरा संबंध है। थर्ड पॉइंट बना के लिख सकते हो कि मन की दशा में परिवर्तन, प्रियतम की याद और वियोग वेदना का बढ़ जाना। ठीक है, तो इसके आपको लिखने के 3 नंबर मिलेंगे और 2 क्वेश्चन करने, 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई 2 करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सत्य की पहचान हम कैसे करें, कविता के संदर्भ पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, सत्य अदृश्य होता है कि आत्मा की आंतरिक शक्ति है, उसकी पहचान आत्मा की सूक्ष्म अनुभूति के माध्यम से ही संभव है। इसमें लिख सकते हो कि दृढ़ निश्चय और लगन भी अनिवार्य, निरंतर बदलते हुए यथार्थ के बीच सतत प्रयास की आवश्यकता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, देवसेना की हार या निराशा के कारण क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई आपका असफल प्रेम की पीड़ा, ओके, आशाओं व आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना और जीवन के निरंतर दुख संघर्षों एवं अकेलापन का भार। तो 12वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। तो 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं और ये आपको 2-2 नंबर के हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो नैन व त्रिपित भेल पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, काव्यखंड से है, अंतरा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा, आप लिख सकते हो कि नायिका की अतृप्ति की मनोदशा का वर्णन है, जीवन भर प्रियतम के रूप में निहारने पर भी पूर्ण तृप्ति की अनुभूति न होने, क्योंकि वह रूप क्षण क्षण नवीन होता रहता है। ठीक है, तो मतलब कि यही है कि जीवन भर प्रीतम के रूप में निहारने पर भी पूर्ण तृप्ति की अनुभूति ना होना, क्योंकि वह रूप क्षण क्षण नवीन होता रहता है, क्यों हमेशा नया नया निकलता है। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, इसमें जब आप देखोगे तो वो है, रही चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म कौशल्या के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो माँ कौशल्य द्वारा पुत्र को याद करके व्याकुल होना लिखोगे इसमें, राम की वस्तुओं को हृदय से लगाना, अनायास वनगमन की स्मृति हो जाने से दुख में डूबकर चित्र के समान स्थिर और शून्य हो जाना। अगला क्वेश्चन है थर्ड, इसमें तोड़ो कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ है और अंत गोड़ो 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 से हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया है। इसका सही जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ कि धरती की सृजन शक्ति को बनाए रखने के लिए पत्थर, चट्टान, अक्सर बंजर आदि को तथा मन के भीतर की अरुचि, निरस्ता, घृणा आदि भाव को तोड़ना अनिवार्य है, इसलिए तोड़ो तोड़ो। और गोड़ो गोड़ो से बताते हैं कि बीज के पोषण के लिए धरती की गुड़ाई और मन के भाव विचारों के पोषण के लिए नकारात्मक सोच खोद कर निकालना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट लिखिएगा जब आपको अंक मिलेंगे अच्छे। तो 13वां क्वेश्चन जो है वो है आपका, और फिर आपका 14वां, जिस प्रकार से आपके लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने 50 से 60 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन है? प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? तो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 50 से 60 शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि जिन्हें औद्योगिकरण की आंधी ने अपने घर जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया, वो पॉइंट लिख सकते हो। प्राकृतिक विपदाओं के कारण विस्थापित लोग आपदा टलने की स्थिति सामान्य होने पर परिवेश में लौट जाते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो। औद्योगिकरण के कारण मनुष्य का परिवेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, ये आप लिखिएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट बता दिए। सेकंड क्वेश्चन है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुन सका? उसके मन में कौन सा अंतर्द्वंद्व चल रहा था? ठीक है, तो इसका सही जो क्वेश्चन है वो आपने जब पढ़ा होगा बहुरिया वाले चैप्टर में, तो इसमें हरगोविंद में, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि आप लिखिएगा यार कि बड़ी बहुरिया की पीड़ा से हरगोविंद का जीव भारी होना। ठीक है, उस पॉइंट को आप समावेश कर सकते हो, लिखिएगा इसके बारे में। और फिर आप सेकंड पॉइंट आपको बताऊं तो लिखना कि गांव की लक्ष्मी का गांव छोड़कर चले जाने का विचार बड़ी बहुरिया के प्रति दायित्व बहुत
दायित्व बोध का भाव है और गांव की प्रतिष्ठा की चिंता है। ठीक है, इन पॉइंटों को आप शुमार कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, खैराती रामू और छिंदू ने अपनी आंख छिट्टू होगा, ठीक है, ये छिट्टू ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। तो इसमें जो सही क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर, ये चैप्टर आपने पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कितने सालों पहले हिंदी इलेक्टिव पढ़ी थी दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, बात ये है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें इसका सही उत्तर है, आपको बताना है कि लोगों का सभी शक्तियों से हीन हो जाना था। ठीक है, लोग राजा का शक्तियों पर अधिकार कर लेना, ये लिखिएगा। केवल राजा का जीवन सुखमय और शांति में होना, तो ये लिख सकते हो। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है 40 से 50 शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में, सॉरी, दो नंबर के दो क्वेश्चन है, 4 नंबर का है टोटल क्वेश्चन 14वां, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही क्वेश्चन आप कि वही कि बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उन्हें यहाँ खूब नाच रंग व उत्सव होना। ठीक है, उसमें आप लिखिएगा, इसका मतलब कि एक्सप्लेन करिएगा, प्रत्येक कार्य नौकर उसे करवाया जाना, ये इसका आप समावेश करके लिखिएगा। और एक छोटे लड़के का उनके पीछे पीछे पान की तस्तरी लेकर लगे रहना। ठीक है, तो वो आप लिखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें, हमें तो धोखे होते हैं परदादा कि घड़ी जेब में डाले फिरते हो, जब बंद हो गई है तुम्हें ना चाबी देने आता है ना पुर्जे सुधारने, तो दूसरे हाथ नहीं लगाने देते, तो दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते से लेखक का क्या आशय है। तो बहुत अच्छा है चैप्टर था ये, अगर आप पढ़ा हो तो देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर जो है वही है कि समय पर परिस्थितियों के बदलने के साथ धर्म के रूप में नियमों में बदलाव ना करना। ठीक है, तो सेकंड आप उसमें ऑप्शन लिख सकते, वो टॉप पॉइंट लिख सकते हो कि पुरानी परिपाटियों और अंधविश्वासों के डोने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा तीसरा। तो गंगा पुत्र किन्हें कहा गया है, अपनी जीविका के लिए वे कौन से जोखिम उठाते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि वे गोताखोर जो गंगा की धारा में बहते हुए दोनों में से पैसे उठाते हैं, धारा के तेज भाव में गहरी डुबकी लगाकर सिक्के निकाल कर लाना, वस्त्रों में आग लगने जैसे जोखिम उठाना। ठीक है, तो 3 पॉइंट बताएं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना आप एक्सप्लेन करके। आई होप कि आपको अच्छी तरह से शानदार तरीके से ये अपने आंसर सही तरह से समझ में आ गए होंगे। टोटल 14 क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा के लिए जो 1 जून 2021 को लगभग होने वाली है, तो 10:30 बजे के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस लेटेस्ट वीडियो को जरूर सेंड कर दो, क्योंकि 2021 में बोर्ड के एग्जाम के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके फ्रेंडों के लिए। तो चलिए, आप सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जता सकते हो, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।